हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी अपना रीट का जो प्रैक्टिस सेट है उसे लेकर चल रहे हैं। प्रैक्टिस सेट में आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है और प्रीवियस ईयर में आपका जो 2011 का है वो पेपर लेकर हम चल रहे हैं। तो एक सेकेंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए, जो आपका 2011 का पेपर है वो लेकर चल रहे हैं। तो पार्ट 1 हमने करा दिया था। पार्ट 1 में आपको हमने लगभग 15 क्वेश्चन करा दिया है। अब आज हम पार्ट 2 लेकर चलेंगे। पार्ट 2 में भी आपके 15 क्वेश्चन बचे हैं, उसे करा देंगे। ये सीडीपी का आपका पेपर चल रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो बच्चे हैं आप सभी सबसे पहले एक पेन कॉपी लेकर बैठा करिए और उसमें नंबरिंग क्या करिए। जैसे 16 है, 16 से लेके आप 30 तक नंबरिंग कर लीजिए। क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ, आप भी पढ़ा करिए। आप अपने क्वेश्चन का उत्तर स्वयं दिया करिए। जब मैं उत्तर बताती हूँ तो जब आपका क्वेश्चन सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। लास्ट में आप काउंट किया करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। अभी एक बच्चे ने हमें कमेंट किया था कि मैम हमने 14 नंबर गेन किया है, तो वो बहुत अच्छा उनका स्कोर चल रहा है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप सीडीपी में कम से कम 28 से 29 नंबर ला सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे आप अगर 28 से 29 ला रहे हैं या 30 में 30 ला रहे हैं तो एग्जाम में 1-2 नंबर इधर उधर हो ही जाता है, ठीक है। और ज़रूरी भी नहीं है कि हो जाए, हो सकता है कि आप यहाँ 28 ला रहे हैं, वहाँ 30 में 30 ला दें, वैसे क्वेश्चन आ जाए। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस सेट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। और चलिए, कुछ लोग का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? ऑप्शन ए है प्रक्षेपण, बी है विस्थापन, सी है प्रतिक्रिया निर्माण, डी है उदात्तीकरण। तो देखिए, जैसे कोई भी बच्चा है, अगर उसको जब गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चला जाता है। तो अब वो उस टाइम अच्छा महसूस नहीं करता जब वो खेलने के लिए चला जाता है। तो उनके व्यवहार में क्या हो रहा है, एक प्रतिरक्षा तंत्र और प्रतिरक्षित होता है। तो ये किस तरीके का होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो चलिए ये उत्तर देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर जो बी होगा, देखिए ये विस्थापन हो रहा है हमारा। अब किस तरीके से विस्थापन हो रहा है उसके बारे में हम जान लेते हैं डिटेल थोड़ा सा। देखिए, आप सभी को हम एक्सप्लेन इसलिए करते हैं कि जरूरी नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है वो वही क्वेश्चन दे दे, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानकारी रखेंगे तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, उपयुक्त प्रश्न पर विस्थापन प्रतिरक्षा तंत्र का क्या है, हमारा उदाहरण हो गया। यही पूछा है प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। तो इसका क्या हमारा उदाहरण हो गया आपका विस्थापन। अब देखिए, विस्थापन में बालक क्या करता है, गुस्सा दिलाने वाली परिस्थिति से निकलता है और कम गुस्सा दिलाने वाली परिस्थिति के प्रति क्या करता है, अनुक्रिया करके अपने तनाव या गुस्से को क्या करता है, कम करता है। जैसे आप ही को किसी ने गुस्सा दिला दिया तो आप उस गुस्से को कम करने के लिए कहीं और इधर उधर चले जाते हैं या कहीं घूमने टहलने चले जाते हैं, तो वो आपका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपका है कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। ऑप्शन ए है दूसरे को, बी है प्रेरकों को, सी है उद्देश्यों को, डी आपका है कि आवश्यकताओं को। तो चलिए यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं। उत्तर हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो समायोजन से तात्पर्य एवं स्वयं का विभिन्न परिस्थिति में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जाए, तो वो किसको संतुष्ट किया जाए, आवश्यकताओं को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं, आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए बालक में क्या, प्रेरणा का जन्म होता है, ठीक है। और बालक अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए परिस्थितियों के साथ खुद को क्या करता है, समायोजित करने का एवं स्वयं को परिस्थिति के अनुकूल करने का क्या करता है, प्रयास करेगा, ठीक है। जैसे आवश्यकताओं को पूर्ण, जैसे कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हुई, उसकी पूर्ति करना है। जैसे आपको नौकरी की आवश्यकता है, अब नौकरी की आवश्यकता के लिए अब आपके अंदर क्या है, प्रेरणा आएगी, प्रेरणा जन्म लेगी, ठीक है। एग्जाम देने के लिए प्रेरणा आपके अंदर जन्म लेगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिस्थितियों के साथ खुद को समायोजित करेंगे। चाहे तो रिजल्ट बुरा आए, चाहे तो रिजल्ट अच्छा है, उस परिस्थिति के अनुसार आप अपने आप को ढालेंगे और स्वयं को परिस्थिति के अनुकूल करने का क्या करेंगे, आप प्रयास भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं। देखिए, आप सभी इस तरीके से अपने ऊपर क्या करते हैं, एग्जाम्पल बना के चीज़ों को याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है कि निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन ए है बाल अपराध, बी है कमजोरों को डराने वाला, सी आपका है भगोड़ापन, डी है स्वालीनता। तो देखिए, पूछा क्या है कि भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता,
ठीक है। अब देखिए जो हमारी भावनाएं हैं, अगर हम बालापराध करेंगे तो ये बिल्कुल प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अगर हम कमजोर को डराएंगे तो भी ये क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। जब हम भगोड़ापन हमारे अंदर आ जाएगा तो भी प्रदर्शित करेगा, लेकिन स्वालीनता अगर आ गया तो ये चीज़ प्रदर्शित नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप सभी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और वीडियो को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करिए। और आपके एक लाइक से क्या होता है, हमें पैसा ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप लाइक करते हैं तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाती है। तो जिनको आवश्यकता है प्रीवियस ईयर की, वो पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप इतना कर सकते हैं मेरे लिए। चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसका, हम एक्सप्लेन देखेंगे। देखिए हम एक्सप्लेन आपको इसलिए करते हैं ताकि आप सभी एक्सप्लेन को देखते हुए, जैसे अब ये क्वेश्चन 2011 में आ गया, आप देखेंगे 2011 के बाद जब हमको 2012, 13, 14 में चलेंगे तो जो चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन किए उसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा, आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 12 में आप अपना उत्तर खुद देंगे। अगर जब 2012 का हम कराएंगे तो वहाँ पर आप सभी अपना जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उत्तर आप देंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा सही होगा। चलिए देखिए, स्वालीनता बाधा को प्रदर्शित नहीं करेगा, हमने अभी आपको बता दिया। बल्कि यह क्या करता है, ये स्वालीनता या ऑटिज्म मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है, ठीक है। जो स्वालीनता होता है ये क्या करता है, ये भावना नहीं है इसका, ठीक है। भावना से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका किससे है, मस्तिष्क के विकास के दौरान जो विकार होता है उस टाइम, उससे लेना देना है। और जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और उसके संपर्क को प्रभावित करता है, इससे प्रभावित व्यक्ति समिति और दोहरायुक्त व्यवहार करता है। जैसे ही काम को बार बार दोहराना, ठीक है, एक ही काम को अगर आप बार बार दोहरा रहे हैं, ये क्या है, आपका स्वालीनता में आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ऑप्शन ए है समावेशी शिक्षा द्वारा, बी है मुख्य धारा में डालकर, सी है समाकलन द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए, अब निःशक्त पूछा है तो उनके लिए, निःशक्त के लिए आप समावेशी शिक्षा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसका प्रावधान करेंगे किसका, समावेशी शिक्षा का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, निःशक्त बालक कौन होते हैं। तो देखिए निःशक्त बालक वे बालक होते हैं जो क्या होता है, शारीरिक रूप से क्या होते हैं, अक्षम होते हैं, ठीक है। और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इन बालकों को भी शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। देखिए अब समावेशी शिक्षा होती क्या है, देखिए समावेशन मतलब इकट्ठा, ये याद रखिएगा। एक ट्रिक है कि किसी चीज़ को इकट्ठा रखना, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि चाहे बच्चा बहरा हो, चाहे गूंगा हो, चाहे वो क्या हो, लंगड़ा लूड़ा, कैसा भी बच्चा हो, ठीक है, मतलब एनी टाइप, किसी भी तरह का बच्चा हो, उसको हम क्या करेंगे, एक साथ पढ़ाएंगे। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि ये क्या है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इन बालकों को भी शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, क्योंकि ये निःशक्त बालक है, ठीक है। क्योंकि ये शरीर से क्या है, अक्षम है, मतलब जैसे कि कोई विकलांग है, इस तरीके के हैं, तो भी इनको शिक्षा दी जाएगी। किस में दी जाएगी, तो समावेशी शिक्षा में दी जाएगी। तो आप किसी भी तरीके का शिक्षा का पूछेगा, आप सीधा बोल दीजिएगा, उन्हें समावेशी शिक्षा में क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी, मतलब समावेशी शिक्षा द्वारा दी जाएगी। अब आगे चलते हैं। और लेकिन यहाँ पे ये भी है कि वहाँ पर कोई भेदभाव भी नहीं किया जा सकता है कि नहीं, ये अगर मतलब शारीरिक रूप से अक्षम है तो इनके साथ दूसरा व्यवहार किया जाए, और ये सुन नहीं सकते हैं, ये देख नहीं सकते हैं, तो इनके साथ दूसरा व्यवहार किया है, और अन्य नॉर्मल बच्चा तो उनके साथ दूसरा व्यवहार किया जाए। सबके साथ समान व्यवहार होगा, ठीक है। तभी ये कहता है जिसमें सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव के एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलिए 20 में क्या कहा गया आपसे कि निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। नहीं का आप ध्यान दिया करिए, जब आप नहीं का ध्यान नहीं देते हैं तो क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। ऑप्शन है बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, बी है धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, सी है वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, डी है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो उत्तर दीजिए क्या होगा आप सभी। देखिए इसमें से 3 आपके पॉजिटिव होंगे, 1 निगेटिव होगा। सीटेट की तरह भी आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं हमारा क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ये आपके मानसिक मंदता, देखिए ये व्यक्ति चीज़ों की बातें कर रहा है, न कि मानसिक मंदता की बात कर रहा है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई,
ये आपका दिमाग जिस तरीके से काम करेगा आप कठिनाई करेंगे। धीमी गति से सीखना ये भी आपके मस्तिष्क का ही एक भाग है, ठीक है। बुद्धि लब्धि ये भी एक मस्तिष्क से ही रिलेट करके चीज़ें हैं। बाकी जो अंतर्व्यक्तिक है ये भावना से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए वही चीज़ें हैं तो इसको दोहरा कोई मतलब नहीं है। आइए अगला देखते हैं 21 में आपका है कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है उसको बनाए रखने के लिए क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है क्या शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी है रुचियों की भिन्नता, डी आपका अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका आप सबसे मतलब कि आप एक टीचर हैं, आपका बच्चा है, उसके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़िया बनाए रखना है, तो आप इसमें से ऐसा कौन सा चूज करेंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए अगर आप एक अध्यापक है तो अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का जो आपके वातावरण है उसको सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है कि ऐसे बालकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, बी है ऐसे अभिभावक यहाँ पे हमने बालकों पढ़ दिया, एक सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए से हम पढ़ते हैं फिर से। देखिए ऐसे अभिभावकों के बालक से जिसकी वार्षिक आय कम है, बी ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग से आते हैं, सी ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, डी ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो देखिए कमजोर वर्ग के जो बालक होंगे ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा, यही सही होगा। जो क्या होते हैं नीचे वर्ग में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी को सही कर लीजिएगा। 22 के बाद हम चलते हैं 23 पर। यहाँ कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है तो हम नहीं करा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थी की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। ऑप्शन ए है 30, बी है 40, सी है 45, डी है 50। देखिए जो आपका अधिनियम है, जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009, ठीक है। तो उसके अपेक्षा पूछा है कि जब क्लास 1 से 5 तक में यदि प्रवेश दिया गया है बच्चे को और बच्चे की जो संख्या है वो लगभग 200 से अधिक है तो कितने टीचर होने चाहिए अनुपात में, ये पूछा है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो टीचर वो 40 होने चाहिए। ऐसे तो क्या है, अब ये थोड़ा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिए, फिर हम बताते हैं कि कितने टीचर पे कितने बच्चे होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो आपके शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 होना चाहिए, ठीक है। अर्थात 40 विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए कम से कम एक अध्यापक की नियुक्ति होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि 30 बच्चों पर एक अध्यापक होता है, ठीक है। 30 बच्चों पर एक अध्यापक होता है, तो उसी तरीके से 40 बच्चों पर यहाँ पर एक अध्यापक होगा, ठीक है। जब आपका 200 से अधिक संख्या होने लगेगी तब ये सिचुएशन आता है कि 40 अध्यापक में क्या होता है कि शिक्षक अनुपात 40:1 होना चाहिए, ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 24 पर। हम 24 में आपका है, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, आपका ऑप्शन बड़ा है, ठीक है। चलिए 24 है कि क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए निगेटिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसमें पूछे गए हैं, आप इसका बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्यों पूछता है, क्योंकि आपको फंसाना चाहता है। इनको पता है कि हम निगेटिव पूछेंगे, बच्चा सीधा सीधा पॉजिटिव पढ़ेगा और उत्तर दे देगा, लेकिन आप नहीं का सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे और हर क्वेश्चन में ध्यान देंगे। ऑप्शन ए है कि यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है,
बी है यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। सी है व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। डी आपका है कि स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो देखिए क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 3 सही होगा, 1 गलत होगा। तो यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारा क्या है कि व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, तो ये कथन सही नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं किया जाता, बाकी ये तीनों क्या है सही है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान स्थानीय स्तर पर होता है उस पर विद्यालय की समस्या को दूर करने की प्रणाली है। ठीक है, ये जो क्रियात्मक अनुसंधान स्थानीय स्तर पर जो भी है, ये विद्यालय की जो समस्या उसको दूर करने की क्या है, एक प्रणाली आपकी है, जिसके तहत होता क्या है कि विद्यालय और शिक्षण कार्य की समस्याओं को दूर करने का मार्ग क्या होता है, तलाशा जाता है, न कि वहाँ पर ये कोई निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए 25 पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या दिया था सी में कि इसमें किया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या है कि व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य नहीं किया जाता। ठीक है, आगे चलते हैं 25 पर। 25 आपका है कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है कि शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। बी है शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। सी है कि शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। डी है कि शिक्षण अन्वेषण है। तो देखिए शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है, तो आइए हम यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं। आप सभी अपना उत्तर दे चुके होंगे। चलिए आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा कि शिक्षण अन्वेषण है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, बाकी आप शिक्षण में सुधार कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि जो शिक्षण हमारा होता है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है, और ये विज्ञान के साथ साथ हमारा शिक्षण कला भी है, लेकिन ये अन्वेषण नहीं है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेंगे कि जो शिक्षण है वो अन्वेषण नहीं है, बल्कि शिक्षण सहचर्य की भूमिका निभाता है। किसकी भूमिका निभाता है, सहचर्य की। अगली बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो शिक्षण है वो किसकी भूमिका निभाता है, तो याद रखिएगा सहचर्य की भूमिका निभाता है, जिसमें होता क्या है कि जिसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों का संबंध बना रहता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी बनाकर पूछ सकता है कि शिक्षण हमारा सहचर्य की भूमिका निभाता है, तो किस में किसका संबंध बना रहता है। तो ऑप्शन में आपको दे सकता है केवल शिक्षक का, केवल छात्र का, शिक्षक एवं छात्र दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे तभी आप यहाँ पर उत्तर दे पाएंगे कि शिक्षक एवं छात्र दोनों का संबंध बना रहता है। आगे चलते हैं। देखिए जो भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं उससे आप क्वेश्चन बना सकते हैं और ढेर सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। देखिए 26 के ऊपर हम चलते हैं। देखिए हम भी चाहते तो आपको फटाफट से क्वेश्चन पढ़ाते और आंसर टिक कराते चले जाते, लेकिन हम चाहते हैं अगर हम आपको 2011, 12, 15, 18, 21, 22 का अगर हम पेपर सॉल्व करा रहे हैं तो वहाँ पर आपको हम एक्सप्लेन कराते चलें, ताकि अगर हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएं तो आप प्रैक्टिस सेट अपने से करके देख पाए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। ठीक है, जैसे ही आपका प्रीवियस ईयर खत्म होता है, अब आपकी जो वीडियो डेली हम 2 वीडियो लाएंगे, तो एक दिन में एक प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा। एक सुबह वीडियो लाएंगे, एक शाम को लाएंगे, तो शाम को भी आपका वीडियो आएगा और सुबह भी आएगा, तो 15-15 क्वेश्चन का आएगा, तो एक दिन में CDP का 30 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी प्रीवियस ईयर हैं हम फटाफट खत्म करके फिर हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, तो चलिए 26 को हम लेके चल रहे हैं। अभी ये 1 to 5 का चल रहा है, इसके बाद जो आपका वर्ग 2 का है उसको भी हम कोशिश करेंगे चलाने का प्रीवियस ईयर। चलिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। ऑप्शन ए है कि भौतिक संसाधनों को, बी है शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, सी है कि बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरक्षित अनुभवों को, डी है कि बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। क्वेश्चन क्या पूछा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, ठीक है, NCF 2005 याद रखिएगा, इसका शॉर्टकट है NCF 2005, जो गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत सबसे ज्यादा किसको महत्व दिया गया है। तो आइए यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही होगा कि बालकों के लिए। ठीक है, जो हमारा NCF 2005 है वो ज्यादातर बालकों के लिए क्या किया है, संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम को सुधार के लिए ज्यादा महत्व देते हैं। आप सभी को पता है जो हमारा NCF 2005 है वो पाठ्यक्रम के सुधार के लिए ज्यादा कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी को सही करिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम।
इसमें देखिए कुछ नहीं है, तो इसमें एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। 27 में कहा आपसे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, देखिए फिर 2005 से क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? ऑप्शन ए है कक्षा 9 की परीक्षा ऐच्छिक, बी है कि विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, सी आपका है कि प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं में ऐच्छिक, डी है कि इनमें से सभी। आप सभी उत्तर दीजिए क्या होगा। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कर लीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, बी है विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, सी आपका है कि वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, डी आपका है कि विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो देखिए दबाव को कम करने के लिए परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक क्या है ये बताना है। तो देखिए जब हमें दबाव को कम करना है और परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यकता होगा, तो वो आवश्यकता आपका होगा कि कम अवधि में परीक्षाओं में अंतरण। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन हम कर लेंगे इसको, कि दबाव को कम करने के लिए क्या होगा कि परीक्षाओं में सफलता के लिए कम अवधि में परीक्षाओं में अंतरण होना आवश्यक है। इसको ध्यान में रखते हुए आज सभी विद्यालय में तिमाही, छमाही एवं वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे होता क्या है कि बच्चे पर जो प्रेशर है वो कम पड़ता है और बच्चा परीक्षा में क्या होगा, सफल होगा। अगर हम एक साल में पेपर कराते हैं, ठीक है, जैसे पहले देखिए हम लोग पेपर देते थे तो उसमें सेमेस्टर नहीं था, अभी क्या गया है कि सेमेस्टर प्रणाली का विकास किया गया है। तो सेमेस्टर प्रणाली से क्या होता है कि बच्चा आधा आधा पढ़ता है और आधा आधा एग्जाम दे देता है, तो आधे टेंशन उसका खत्म हो जाता है, उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। अगर ये आधा आधा पढ़े फिर पूरा पढ़ के फिर एग्जाम देना हो तो वो ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है, तो इसलिए इन चीज़ों का प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 में आपसे क्या कहा गया कि मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है कि बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के लिए बालकों के रूप में लेबल करना, बी है जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, सी है कि अधिगम की कठिनाई एवं समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, डी आपका है कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, अगर आप किसी बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य सबसे ज़्यादा ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा, कि उत्पादक जीवन जीने के लिए, ठीक है, शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। मतलब हम मूल्यांकन क्यों करते हैं? हम यही नहीं देखते कि बच्चा कितना सीख पाया है, बच्चे को कितना बचा हुआ है, और बच्चा जो बच्चा है वो किस तरीके से सीखेगा, बच्चा मतलब बच्चे के बारे में हम सब मूल्यांकन करते हैं। तो वही कहा कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, मतलब बच्चा किस तरीके सीमा तक तैयार हो चुका है, कितना पढ़ चुका है, कितना भी बचा है, कितना उसे सीखना है, ये चीज़ें हमारे मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। ऑप्शन ए है वीडियो अनुरूपण, बी है प्रदर्शन, सी है कि स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, डी है इनमें से सभी। अब देखिए बच्चा क्या है, विद्यालय प्राथमिक विद्यालय मतलब 1 to 5 में है। ठीक है, 1 to 5 के जो बच्चे हैं उनके लिए किसे बेहतर मानते हैं आप, इन चारों में से ये बताना है। तो चलिए उत्तर दीजिएगा आप सभी, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सभी लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को आप सभी अपने व्हाट्सएप पर, अपने दोस्तों पर और टेलीग्राम पर, जहाँ भी आपका लिंक हो वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है उसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। तो थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। देखिए जो बच्चा होता है प्राथमिक कक्षा में, तो वो स्वयं को द्वारा प्राप्त किए गए अनुभव से प्राप्त शिक्षा से बेहतर मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि वो अगर खुद से उसको अनुभव रहेगा और वो कार्य करेगा, तो होता क्या वहाँ पर कि वो स्वयं के अनुभव से जो शिक्षा प्राप्त करेगा वो जीवन पर्यंत चलेगा। क्योंकि जैसे अगर बच्चा, जैसे मान लीजिए ये दूध रखा है, ठीक है, और ये दूध जल रहा है, गर्म दूध है,
और बच्चा वो स्वयं यहाँ पर प्रयोग कर दिया और उसने अपनी उंगली डाल दी, अब वो जल गया। ठीक है, अब जैसे बच्चा जलेगा, अब उसको वो जीवन पर्यंत याद रहेगा कि अगर ये दूध जलता हुआ है तो इसमें हमें उंगली नहीं डालना है। ठीक है, अगर हम उंगली डाल दिए तो होगा क्या कि बच्चा जल जाएगा, तो वो उसको माइंड में सेट हो जाता है। तो जैसे अगर कुछ चीज़ें हैं कि आप किसी गलत कार्य के लिए बच्चे को मार देते हैं, तो बच्चा उसके माइंड में उसको अनुभव हो जाता है कि अगर हम आगे ये दोबारा कार्य करेंगे तो हम फिर से मार खाएंगे। तो बच्चा इसलिए वो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव इसलिए हम सही मानेंगे क्योंकि ये जीवन पर्यंत स्थिर रहती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद अब हम ये 2011 का आपका जो प्रीवियस ईयर था वो खत्म हो चुका है आपके CDP का। बाकी जो सब्जेक्ट रहेंगे हम देखेंगे, करा देंगे। फिर उसके बाद हम 2011 के बाद 2011 हो गया, अब 12 को लेकर चलेंगे। तो कल आपका 2012 आएगा, तो कल हम CDP का 2012 का जो भी प्रीवियस ईयर है सुबह और शाम में उसे खत्म कर देंगे। तो वीडियो देखकर नहीं भूलिएगा कल आप सभी। तो आज की जो वीडियो है प्लीज़ सभी लाइक कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।